सॉरी फ्रेंड्स, लॉकडाउन में जो भी साधन उपलब्ध रहा है उसी साधन के आधार पे हम लोगों ने वीडियो बनाने का प्रयास किया है। इसलिए आप लोग कृपया इसे नोट डाउन करके नोट्स बनाएं और हेडफोन से सुनने का प्रयास करें। थैंक यू। वेलकम फ्रेंड्स, कृपालम एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज हम लोग मैथ्स का जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है सांख्यिकी, उस पर हम लोग परिचर्चा प्रारंभ करेंगे। सबसे पहले हम लोग जानेंगे शॉर्ट इंट्रोडक्शन ऑफ स्टैटिस्टिक्स। शॉर्ट इंट्रोडक्शन ऑफ स्टैटिस्टिक्स मुख्य रूप से सांख्यिकी की परिभाषा को दो भागों में विभाजित किया जाता है। पहला बहुवचन के फॉर्म में और दूसरा एक वचन के फॉर्म में। बहुवचन के सेंस में, बहुवचन में सांख्यिकी का अर्थ समंक या आंकड़ों को प्रोडक्ट के रूप में लिया जाता है। इसे हम लोग स्टैटिस्टिक्स डेटा भी कहते हैं। और दूसरा इन सिंगुलर फॉर्म में एक वचन में सांख्यिकी का अर्थ होता है सांख्यिकी विधियां, अर्थात स्टैटिस्टिकल मेथड से प्रोसेस के रूप में लिया जाता है। इसे अगर डेफिनेशन के तौर पर हम लोग डिफाइन करें तो इसको इस प्रकार बोल सकते हैं, स्टैटिस्टिक्स इज अ कंसर्न विथ साइंटिफिक मेथड फॉर कलेक्टिंग, ऑर्गेनाइजिंग, समराइजिंग, प्रेजेंटिंग and analysis data as well as drawing valid conclusion and making reasonable decision on the basis of such analysis। इसे हिंदी में हम लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं, सांख्यिकी का संबंध वैज्ञानिक विधि से समंकों के संकलन, संगठन, समूहीकरण, प्रस्तुतिकरण तथा विश्लेषण करने से है। इस प्रकार के विश्लेषण के आधार पर ठोस निष्कर्ष निकालने और उचित निर्णय लेने से भी है। यह एक वचन के रूप में इस परिभाषा को लिखा गया है। इसको थोड़ा हम लोग इस पर थोड़ा डिफाइन करेंगे, इसकी व्याख्या करेंगे। सांख्यिकी के एक वचन की परिभाषा में स्टैटिस्टिकल मेथड्स का वर्णन यहाँ पे किया गया है और स्टैटिस्टिकल मेथड्स के आधार पर ही हम लोग सांख्यिकी को आसानी से याद रख सकते हैं और समझ सकते हैं। स्टैटिस्टिकल मेथड जो है वो 6 प्रकार से हम लोग फॉलो करते हैं, प्रोसेस करते हैं। सबसे पहले डेटा का कलेक्शन किया जाता है, फिर उसका क्लासिफिकेशन किया जाता है, फिर उसको सजाया जाता है टेबुलेशन फॉर्म में, फिर उसको प्रेजेंट करते हैं, फिर एनालिसिस किया जाता है, फिर इंटरप्रिटेशन किया जाता है, फिर पूर्वानुमान लगा के यानी फॉरकास्टिंग करके हम लोग उस डेटा को जिस उद्देश्य के आधार पर कलेक्ट किए थे उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए उस पर हम निष्कर्ष निकालते हैं और उसका उचित निर्णय हम लोग लेते हैं। इसीलिए सांख्यिकी को हम लोग वैज्ञानिक और कलात्मक विधि भी कहते हैं। सांख्यिकी की परिभाषा को कंसेप्ट ऑफ स्टैटिस्टिक्स के आधार पर शॉर्ट में इस प्रकार हम लोग लिख सकते हैं। सबसे पहले डेटा, उसके बाद कलेक्टिंग, उसके बाद क्लासिफिकेशन, फिर टेबुलेशन, फिर प्रेजेंटेशन, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन इज अ कॉल्ड स्टैटिस्टिक्स। अर्थात इसको हम बोल सकते हैं कि सांख्यिकी वह कला एवं विज्ञान है जिसमें आंकड़ों का संग्रहीकरण, वर्गीकरण, सारणीकरण, प्रस्तुतिकरण, विश्लेषण एवं निर्वचन किया जाता है ताकि उस उद्देश्य की पूर्ति हो सके जिसके लिए आंकड़ों का एकत्रीकरण किया गया है। अर्थात आप जब आंकड़ों या समंकों को स्टैटिस्टिकल एज डेटा से सांख्यिकी विधियों द्वारा सांख्यिकी माप या प्रतिदर्श की संगणना करते हैं। अर्थात हम लोग सांख्यिकी में या जब अनुसंधान या खोज के लिए सांख्यिकी विज्ञान का सहारा लिया जाता है तो उसमें सांख्यिकी के प्रोडक्ट तथा प्रोसेस दोनों ही रूपों का सहारा लिया जाता है। अर्थात दोनों ही रूपों का इस्तेमाल या प्रयोग किया जाता है। हम इसको मिटा के करते हैं, दोनों ही रूपों का प्रयोग किया जाता है। अर्थात जब भी आप सांख्यिकी का अध्ययन करते हैं तो जाने अनजाने में आप सांख्यिकी के दोनों ही रूपों का स्टैटिस्टिक्स एज डेटा और स्टैटिस्टिकल मेथड दोनों का इस्तेमाल करते हैं ताकि हम उस उद्देश्य तक पहुंच सके, उस निष्कर्ष तक पहुंच सके जिसके लिए हम लोगों ने डेटा को कलेक्ट किया है और उसको अंतिम निर्णय पर पहुंचाएंगे। अर्थात हम उसके मेजरमेंट के आधार पर, सांख्यिकी माप के आधार पर, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस के आधार पर हम एक निष्कर्ष तक पहुंचेंगे और उस निष्कर्ष के आधार पर एक उचित निर्णय लिया जाएगा ताकि हम उस उद्देश्य को पूरा कर सके जिसके लिए
आंकड़ों का एकत्रीकरण किया जाता है। ये कंसेप्ट ऑफ स्टैटिस्टिक्स का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है और इसी के आधार पर हम लोग अब आगे बढ़ेंगे। कंसेप्ट ऑफ स्टैटिस्टिक्स में सबसे पहला मुख्य बिंदु है डेटा यानी आंकड़े या समंक। इसकी सबसे बेहतरीन परिभाषा प्रोफेसर होरेस सेकाइस्ट ने दी है। उन्होंने कहा है कि समंक से हमारा अभिप्राय तथ्यों के उस समूह से है जो अनेक कारणों से पर्याप्त मात्रा में प्रभावित होते हैं, जिन्हें अंकों में बदला जा सकता है। थर्ड पॉइंट, जिन्हें अंकों में व्यक्त किया जा सकता है, जिनकी गणना परिशुद्धता के एक उचित स्तर के अनुसार की जाती है। चौथा पॉइंट, जिन्हें पूर्ण निश्चित उद्देश्य के लिए एक व्यवस्थित ढंग से संग्रह किया जाता है तथा जिन्हें एक दूसरे के तुलनात्मक रूप में रखा जा सकता है। इस परिभाषा की जब हम व्याख्या करेंगे या इसे याद रखने की कोशिश करेंगे तो हम लोग देखेंगे कि इसमें कुछ मुख्य बिंदु हैं जिसको अगर आप ध्यान देंगे तो आप इसको याद कर सकते हैं। समंक संख्यात्मक होते हैं, अर्थात जिन्हें न्यूमेरिकल डेटा यानी नंबर्स में जिसे लिखा जा सकता है या डिकोड किया जा सकता है, इसलिए इसे हम लोग क्वांटिटेटिव डेटा या मात्रात्मक आंकड़े भी कहते हैं। यदि समंक गुणात्मक हो तो गुणात्मक अर्थात क्वालिटेटिव डेटा है, उसे समंक या सांख्यिकी नहीं कहा जाएगा या उसे सांख्यिकी में शामिल नहीं किया जाएगा। और गुणात्मक अर्थ होता है गुण या विशेषता, जैसे धनी, गरीब, दुखी, इसे हम लोग अंकों में व्यक्त नहीं कर सकते, इसीलिए हम लोग इसको कभी कभी नॉन न्यूमेरिकल डेटा भी कहते हैं। दूसरा पॉइंट है समंक जो है तथ्यों के समूह होते हैं, अर्थात जब किसी भी घटना को मात्रात्मक रूप में वर्णन किया जाता है तो वो किसी एक व्यक्ति से संबंधित नहीं होता, बल्कि एक समूह, एक पूरे ग्रुप से संबंधित होना चाहिए, या उसी एक व्यक्ति के कई गुणों के साथ ग्रुप से संबंधित होना चाहिए, समूह से संबंधित होना चाहिए, तभी हम उसे समंक कहेंगे या उसे सांख्यिकी में शामिल करेंगे। तीसरा पॉइंट है समंक रूपी घटना अनेक कारणों से प्रभावित होती है, अर्थात जो समंक हम कलेक्ट करते हैं, जो डाटा कलेक्ट कर रहे हैं, ये वो किसी घटना से संबंधित डेटा अगर कलेक्ट करें तो उसमें कई कारणों का प्रभाव शामिल होता है, जिसकी वजह से घटना घटित होती है और उस घटना को हम समंक में शामिल करते हैं। चौथा, समंकों की गणना अनुमान द्वारा किए जाते हैं। समंकों को गणना या अनुमान द्वारा एकत्र किए जाते हैं। समंकों की जब हम एकत्र करते हैं तो उसको दो प्रकार से कर सकते हैं, गणना के द्वारा या अनुमान के द्वारा। अनुमान के द्वारा वहाँ पर इसका इस्तेमाल किया जाता है जब क्षेत्र बहुत विस्तृत होता है, और गणना जहाँ क्षेत्र सीमित होता है वहाँ गणना के द्वारा हम लोग समंकों को एकत्र करते हैं। उसके बाद पांचवा पॉइंट है समंक तुलनीय होते हैं, अर्थात हम उससे तुलना कर सकते हैं। अगर हम तुलना नहीं कर सकते हैं तो वो फिर समंक नहीं है और उसे सांख्यिकी में शामिल नहीं किया जा सकता। प्लस किसी भी समंक यानी डेटा का कलेक्शन से पहले कुछ उद्देश्य निर्धारित होते हैं, उस पूर्व निर्देश उद्देश्य के आधार पर ही समंकों का संकलन किया जाता है तथा वह उचित मात्रा में शुद्ध रूप में होने चाहिए। इन गुणों के आधार पर ही डेटा को प्रोफेसर होरेस सेकाइस्ट ने परिभाषित किया है। और इसे अगर शॉर्ट में आप याद रखना चाहते हैं तो इस तरह से डायग्राम बना के याद रख सकते हैं। किसी भी घटना से संबंधित हो सकते हैं, डेटा किसी भी घटना से संबंधित हो सकते हैं, आंकड़े किसी भी घटना से संबंधित हो सकते हैं, जो घटना सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, वैश्विक आदि कुछ भी हो सकता है। अच्छा, डेटा केवल मात्रात्मक होते हैं यानी गणितीय फॉर्म में होते हैं जिनका अंक में लिखा जा सकता है, यह तथ्यों का समूह है, यह तुलनीय और उद्देश्यपूर्ण होता है, परिशुद्धता से परिपूर्ण होता है। आगे हम लोग इसके प्रकार के बारे में चर्चा करेंगे। अब हम लोग टाइप ऑफ डेटा के बारे में बात करेंगे, यानी आंकड़े कई प्रकार के होते हैं, इनको कुछ विशेष आधार पे यहाँ पे वर्णन किया गया है। जैसे ऑन द बेसिस ऑफ कलेक्शन के आधार पर अगर हम उसको जमा करें तो जमा करने के आधार पर डेटा दो भागों में बांटा जाता है, प्राइमरी डेटा और सेकेंडरी डेटा। अर्थात जो इंटरनल सोर्स से डेटा प्राप्त होते हैं उसको इंटरनल सोर्स ऑफ डेटा या प्राइमरी डेटा भी कहते हैं। जो एक्सटर्नल सोर्स से प्राप्त होते हैं उसे एक्सटर्नल सोर्स ऑफ डेटा या सेकेंडरी डेटा भी कहते हैं। प्राइमरी डेटा का अर्थ होता है कि अनुसंधान करता या इन्वेस्टिगेशन करने वाले लोग डेटा जमा करने के लिए खुद से ही सर्वे के माध्यम से, अपने स्वयं के सर्वे के माध्यम से
उसको कलेक्ट करते हैं, जमा करते हैं। तो उस प्रकार से जो डेटा प्राप्त होता है उससे हम लोग प्राइमरी डेटा करते हैं। और यदि किसी प्रकार के डेटे को किसी अन्य सोर्स से प्राप्त किया गया है, दूसरे ऑर्गेनाइजेशन से प्राप्त किया जाए, या गवर्नमेंट के सोर्स से प्राप्त किया जाए, या किसी प्रकार से स्रोत से प्राप्त किया जाए, तो उसे सेकेंडरी डेटा कहते हैं। यानी प्राइमरी डेटा जो होता है अनपब्लिश्ड होता है, ये अनपब्लिश्ड होता है, यानी अर्थात ये कहीं से प्रकाशित नहीं किए जाते, कहीं से मिलते नहीं, इसे खुद के कलेक्ट किया जाता है। और जबकि ये सेकेंडरी डेटा पब्लिश्ड होता है, जो आपको कहीं भी अदर सोर्स से मिल सकते हैं, गवर्नमेंट एजेंसी से, नॉन गवर्नमेंट एजेंसी से, एनजीओ से, या इंटरनेशनल एजेंसी से मिल सकते हैं। दूसरा है ऑन द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, यानी क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण के आधार पर डेटा को, जब डेटा कलेक्ट हो जाता है तो उसको वर्गीकृत किया जाता है। अगर उसे वर्गीकृत नहीं किया गया, वो सजे हुए फॉर्म में नहीं है, तो उसे रॉ डेटा कहते हैं। और इसीलिए इसका दूसरा नाम अनक्लासिफाइड डेटा भी है। अगर उस रॉ डेटा को प्रोसेस कर दिया जाता है तो उसको प्रोसेस डेटा या क्लासिफाइड डेटा कहते हैं, जो वर्गीकृत फॉर्म में होता है। तीसरा है ऑन द बेसिस ऑफ स्टैटिकल नेचर, सांख्यिकी के प्रकृति के आधार पर डेटा को दो भागों में बांटा जाता है, क्वालिटेटिव डेटा और क्वांटिटेटिव डेटा। क्वालिटेटिव डेटा गुणात्मक होता है, अर्थात गुणों के आधार पर इसका संग्रहण होता है। और क्वांटिटेटिव डेटा का मात्रात्मक, संख्यात्मक या गणितीय होता है, अर्थात मात्रा के आधार पर इसका संग्रहण होता है। और स्टैटिस्टिक्स में हम लोग क्वांटिटेटिव डेटा पर ही अध्ययन करेंगे, क्योंकि यही स्टैट का विषय है। अब हम लोग ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा की तरफ बढ़ेंगे। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा को समझने के लिए हम लोग इसे दो भागों में बांटते हैं। पहला क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा और दूसरा मेथड ऑफ क्लासिफिकेशन। मेथड ऑफ क्लासिफिकेशन के अंतर्गत इसे चार भागों में बांटा जाता है। पहला ज्योग्राफिकल क्लासिफिकेशन, जो क्षेत्र के आधार पर होता है। दूसरा है क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, जो समय के आधार पर होता है। तीसरा है क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन, जो गुण के आधार पर होता है। इसे दो भागों में बांटा जाता है, या दो प्रकार से इसको वर्गीकृत किया जाता है, मैनीफोल्ड और सिंपल क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन, मैनीफोल्ड क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन। क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन को ग्रुप क्लासिफिकेशन भी कहते हैं, क्योंकि इसमें वेरिएबल्स और फ्रीक्वेंसी दोनों को लिया जाता है। और इसके आधार पर मेथड ऑफ क्लासिफिकेशन को दो भागों में बांटा जाता है, रॉ डेटा और स्टैटिकल डेटा। स्टैटिकल डेटा को हम लोग स्टैटिकल सीरीज भी कहते हैं। और संरचना के आधार पर स्टैटिकल सीरीज संरचना के आधार पर इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज और कंटिन्यूस सीरीज कहलाता है। डिस्क्रीट सीरीज को फ्रीक्वेंसी एरे भी कहते हैं, और कंटिन्यूस सीरीज को फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन भी कहते हैं। अर्थात कंटिन्यूस सीरीज जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के रूप में होता है, वो दो प्रकार से हो सकता है, इंक्लूसिव सीरीज और एक्सक्लूसिव सीरीज। पहचानने का तरीका क्या है, इस तरह से आपका क्लास इंटरवल दिया रहेगा। देखिए यहाँ पे जो अपर लिमिट है और इसका लोअर लिमिट दोनों सेम है, जबकि यहाँ पे दोनों में एक का डिफरेंस है ना। और प्रकृति के आधार पर, यानी नेचर के आधार पर स्टैटिकल सीरीज को तीन भागों में बांटा जाता है, टाइम सीरीज, स्पैटियल सीरीज और कंडीशन सीरीज। अर्थात समय, स्थान और अवस्था के आधार पर इसको तीन भाग में बांटा जाता है। और इसे इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज और कंटिन्यूस सीरीज के तीन भागों में बांटा जाता है। अर्थात अगर हम पूरे ऑर्गेनाइजेशन डेटा को समझने का प्रयास करें, तो याद रखने के लिए आप संरचना के आधार पर इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज और कंटिन्यूस सीरीज को याद रखेंगे। और इसको पहचानने का तरीका है, इंडिविजुअल सीरीज में सिर्फ एक्स यानी डेटा दिया होता है, जबकि डिस्क्रीट सीरीज के सवाल में एक्स और एफ या सी एफ दिया होता है, और कंटिन्यूस सीरीज में सी आई के साथ एफ या सी एफ दिया होता है। इस प्रकार हम लोग कंसेप्ट ऑफ स्टैटिस्टिक्स के अंतर्गत ऑर्गेनाइजेशन तक पहुंच गए हैं। अब हम लोग का नेक्स्ट टारगेट होगा एनालिसिस के अंदर हम लोग सवाल को बनाना सीखेंगे। हेलो फ्रेंड्स, हम लोग स्टैटिस्टिक्स के बारे में, स्टैटिस्टिक्स के डेफिनेशन, स्टैटिकल डेटा कलेक्शन, क्लासिफिकेशन, प्रेजेंटेशन तक हम लोग पढ़ चुके हैं। हम लोग समरी ऑफ
बेसिक कंसेप्ट ऑफ स्टैटिस्टिक्स के बारे में शॉर्ट में जानने का प्रयास करेंगे। इसके लिए मैंने डेटा लिख दिया है। स्टैटिस्टिक्स की परिभाषा इन सिंगुलर सेंस में इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं: स्टैटिकल डेटा, कलेक्शन ऑफ डेटा, ऑर्गेनाइजिंग ऑफ डेटा, प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, एनालिसिस ऑफ डेटा एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा। इस सारी प्रक्रियाओं को हम लोग स्टैटिकल मेथड्स भी कहते हैं और इन सिंगुलर सेंस में इसे स्टैटिस्टिक्स एज साइंस भी कहा जाता है। और यहाँ पे देखिए, अगर स्टैटिकल डेटा को दो भागों में बांटा जाए इन प्लूरल सेंस में, तो इसे स्टैटिस्टिक्स एज डेटा कहते हैं और यही प्लूरल सेंस का डेफिनेशन भी है। पहला है क्वांटिटेटिव डेटा, क्वालिटेटिव डेटा, दूसरा है क्वांटिटेटिव डेटा। यह गुणात्मक और मात्रात्मक है, एक गणितीय होता है और एक गुण के आधार पर होता है। कलेक्शन के आधार पर डेटा को दो भागों में बांटा जाता है: प्राइमरी कलेक्शन और प्राइमरी डेटा और सेकेंडरी डेटा। सेल्फ इन्वेस्टिगेशन सोर्स के जरिए जो डेटा प्राप्त किया जाता है उसे प्राइमरी डेटा कहते हैं और अदर पब्लिश्ड या अनपब्लिश्ड सोर्स के जरिए जो डेटा प्राप्त किया जाता है उसे सेकेंडरी डेटा कहते हैं। तीसरा फॉर्म है क्लासिफिकेशन या ऑर्गेनाइजिंग। इसके अंतर्गत मैंने आपको बताया कि क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा में ज्योग्राफिकल क्लासिफिकेशन, क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन होते हैं। क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन में सिंपल और मैनीफोल्ड कई प्रकार के होते हैं। और क्वांटिटेटिव को दो भागों में बांटा जाता है: रॉ डेटा और प्रोसेस डेटा। प्रोसेस डेटा का दूसरा नाम स्टैटिस्टिक्स सीरीज भी है या इसे स्टैटिस्टिकल डेटा भी कहते हैं। प्रेजेंटेशन के बारे में हमने जाना कि टेक्स्ट प्रेजेंटेशन होता है, टेबुलर होता है, डायग्रामेटिक होता है और ग्राफिकल प्रेजेंटेशन होता है। अब हम लोग डिटेल में अच्छी तरह से नए सिरे से हम लोग एनालिसिस ऑफ स्टैटिस्टिकल एनालिसिस के बारे में हम लोग विशेष तौर पर जानने का प्रयास करेंगे। फ्रेंड्स, हम लोग स्टैटिस्टिक्स को सीखने के लिए जिस तरीके से एक एक स्टेप में आगे बढ़ रहे हैं, उसी स्टेप को आगे बढ़ाते हुए हम लोग स्टैटिस्टिकल एनालिसिस के बारे में जानेंगे। परंतु उसे जानने से पहले हम लोग को सांख्यिकी के उद्देश्य और उसके क्षेत्र के बारे में थोड़ी जानकारी रखनी होगी। उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए मैंने यहाँ पे कुछ स्ट्रक्चर बनाए हैं। स्कोप ऑफ स्टैटिस्टिक्स, सांख्यिकी के क्षेत्र। इसको अध्ययन की सुविधा हेतु इस क्षेत्र को दो भागों में विभाजित किया जाता है। पहला है स्टैटिस्टिकल मेथड, जिसे सांख्यिकी विधि या रीति भी कहते हैं। दूसरा है अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स, जिसे व्यावहारिक सांख्यिकी कहा जाता है। स्टैटिस्टिकल मेथड को कार्य विधि के आधार पर सांख्यिकी विश्लेषण के लिए दो भागों में बांटा जाता है। पहला है कार्य अवधि के आधार पर सांख्यिकी विश्लेषण को दो भागों में बांटा जाता है। पहला है डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स, विवरणात्मक सांख्यिकी, और दूसरा है इंडक्टिव या इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स, जिसे निष्कर्षणात्मक सांख्यिकी भी कहते हैं। अप्लाइड सांख्यिकी को भी दो भागों में बांटा जाता है। पहला है विवरणात्मक व्यवहारिक सांख्यिकी, डिस्क्रिप्टिव अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स, और दूसरा वैज्ञानिक व्यवहारिक सांख्यिकी, साइंटिफिक अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स। अभी हम लोग सिर्फ इस स्ट्रक्चर के बारे में जानकारी लिए हैं और अब देखते हैं सांख्यिकी का उद्देश्य। सांख्यिकी के उद्देश्य को प्रोफेसर बोल्डिंगटन ने अपने लिखा है या उन्होंने बताया है। अन्वेषण यानी इन्वेस्टिगेशन का प्रमुख उद्देश्य भूतकालीन यानी पास्ट और प्रेजेंट तथ्यों की तुलना करके यह ज्ञात करना है कि जो परिवर्तन हुए हैं उनके क्या कारण हैं तथा उनके क्या परिणाम भविष्य में हो सकते हैं। सांख्यिकी रीतियों के प्रयोग द्वारा ही किसी समस्या से संबंधित भूतकालीन सबूत को एकत्रित किए जा सकते हैं और वर्तमान प्रवृत्तियों से उनकी यथोचित तुलना की जा सकती है। इसके द्वारा घटनाओं में होने वाले परिवर्तन के कारणों और उनके प्रभावों का विवेचन किया जा सकता है। इसे अगर हम लोग पॉइंट वाइज लिखें तो इस प्रकार लिख सकते हैं कि सांख्यिकी का उद्देश्य वर्तमान और भूतकाल की घटनाओं की तुलना करने के लिए किया जाता है। दूसरा, परिवर्तन के कारणों पर प्रकाश डाल सकते हैं। तीसरा, भविष्य में इसके परिणामों की व्याख्या भी की जा सकती है। भविष्य में सुधार की योजना पर भी प्रकाश डाला जा सकता है। कोरोना काल में सांख्यिकी अपने उद्देश्य को सभी क्षेत्रों में लागू करेगा। आप अगर न्यूज़पेपर पढ़ते हैं या उस पर ध्यान देंगे तो आपको पता चलेगा कि सांख्यिकी अपने उद्देश्य को किस प्रकार से विभिन्न माध्यमों से पूरा करता है। इधर आ गए। स्टैटिस्टिकल एनालिसिस को स्टैटिक्स के आधार पर दो भागों में बांटा जाता है। पहला डिस्क्रिप्टिव टाइप
स्टैटिकल एनालिसिस और दूसरा है इंटरफेरेंशियल टाइप स्टैटिकल एनालिसिस। डिस्क्रिप्टिव टाइप स्टैटिकल एनालिसिस में कोरिलेशन और रेगुलेशन एनालिसिस आते हैं। अब आइए हम लोग स्टैटिकल एनालिसिस के दूसरे हिस्से को भी जानें। अगर हम वेरिएबल के आधार पर इसका डिस्ट्रीब्यूशन करें तो दो प्रकार का होता है। यूनिवेरिएट एनालिसिस, एक चरीय विश्लेषण जिसमें एक वेरिएबल दिए होते हैं सवाल में, या एक वेरिएबल पर ही एनालिसिस किया जाता है, जिसको सिंगल वेरिएबल भी कहते हैं, सिंगल वेरिएबल एनालिसिस भी कहते हैं, जिसमें ओनली वन एक्स कोई एक डेटा होगा। बाईवेरिएट एनालिसिस दूसरा पॉइंट है या दूसरा भाग है, जिसे द्विचरीय विश्लेषण भी कहते हैं। नाम से ही पता है कि इसमें दो वेरिएबल्स होंगे, यानी दो चर होंगे, इसीलिए इसे डबल वेरिएबल एनालिसिस भी कहते हैं। जैसे एक्स और वाई दो वेरिएबल्स है। कोरिलेशन और रिग्रेशन एनालिसिस इन्हीं के अंतर्गत आते हैं। यूनिवेरिएट एनालिसिस में स्टैटिकल एवरेज, मेजरमेंट ऑफ डिस्पर्सन और मेजर्स ऑफ स्क्यूनेस आते हैं। एनालिसिस को हम लोग सब्जेक्ट सिलेबस के आधार पर दो भागों में बांट सकते हैं। सिंपल स्टैटिकल एनालिसिस और दूसरा होता है एडवांस स्टैटिकल एनालिसिस। सिंपल स्टैटिकल एनालिसिस में यूनिवेरिएट एनालिसिस आता है, जिसमें कि आपका मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, डिस्पर्सन, स्क्यूनेस आते हैं। उसके बाद प्रोबेबिलिटी थ्योरी एंड डिस्ट्रीब्यूशन आता है, सैम्पलिंग एंड डेटा कलेक्शन होता है, और डेटा के सोर्स पता किए जाते हैं। ये सिंपल स्टैटिकल एनालिसिस है। अगर एडवांस स्टैटिकल एनालिसिस पढ़ा जाए तो उसमें थ्योरी ऑफ सैम्पलिंग एंड टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंट होता है, एनालिसिस ऑफ वेरिएंस होता है, कंटीजेंसी एंड चाइल्ड स्क्वायर टेस्ट होता है, इंट्रापोलेशन एक्स्ट्रापोलेशन आता है, कोरिलेशन एंड रिग्रेशन एनालिसिस होता है, जिसको बाईवेरिएट एनालिसिस भी कहते हैं। एसोसिएशन ऑफ एट्रीब्यूट, इंडेक्स नंबर, स्टैटिकल टेस्टिंग, हाइपोथेसिस एंड एरर्स भी इसी सिलेबस में आते हैं। धन्यवाद।